नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समुद्र का पानी खारा क्यों है और ये खारा क्या दिन पर दिन और बढ़ता जा रहा है या कम हो रहा है, कभी ये मीठा भी हो जाएगा या भविष्य में बहुत ज़्यादा खारा हो जाएगा। तो आज हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर जितना भी जल है, अगर मान लीजिए कि 100 लीटर पूरे पृथ्वी पर जल है तो इस 100 लीटर में 97.5 लीटर यानी 97.5% जल महासागरों में है जो कि खारा है। मात्र और मात्र 2.5% ही जल ऐसा है जो मीठा है, जिसका हम और आप इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, कपड़ा साफ़ करते हैं, फसलों में यानी खेतों में डालते हैं। बाकी हमारे किसी काम का नहीं है ये जल, क्योंकि ये खारा है। ना ही हम इससे कपड़ा साफ़ कर सकते हैं, ना इसको पी सकते हैं, ना इससे खेती कर सकते हैं। तो ये जो 97.5% जल है, इतना खारा है, इसके खारा होने का कारण क्या है? और आप जानते हैं कि इसी समुद्र से नमक भी बनता है। समुद्र के ही पानी को सुखा करके जो उसमें बचता है वो नमक प्रोसेस करके बनाया जाता है। नमक कहीं और से नहीं बनता। हाँ, कुछ और नमक पहाड़ों से भी बनते हैं, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम नमक जो हम आज यूज करते हैं, आयोडीन युक्त, सोडियम क्लोराइड, वो सारा नमक समुद्र से ही बनता है। तो ये जो समुद्र का पानी है इतना खारा क्यों है कि इससे नमक भी बनाया जा सकता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इस समुद्र के पानी में होता क्या क्या है। सोडियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं नमक। और ये पूरे महासागर में इसकी स्थिति अलग अलग है। कुछ महासागरों में ज़्यादा नमक है यानी ज़्यादा खारा है, कुछ महासागर कम खारे हैं। उसका कारण क्या है? जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है तो वहाँ पे खारापन थोड़ा कम होगा, जहाँ बरसात कम हो रही है वहाँ खारापन ज़्यादा होगा। क्योंकि जहाँ पानी बरस रहा है तो जो पानी बरसता है वो पानी मीठा होता है, खारा नहीं होता। तो उसके मिठास के कारण वहाँ मीठा जल ज़्यादा हो गया है तो वहाँ खारापन कम होगा। जहाँ पानी कम बरस रहा है वहाँ क्या होगा? वहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, यानी पानी उड़ेगा ज़्यादा, और जब ज़्यादा वाष्पीकृत होगा तो वाष्प के साथ नमक तो जाएगा नहीं, पानी ही जाएगा, तो वहाँ नमक की मात्रा ज़्यादा बचेगी, इसलिए वहाँ पे खारापन ज़्यादा होगा। अगर हम उत्तरी ध्रुव के पास या दक्षिणी ध्रुव के पास आएंगे जहाँ बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ भी समुद्र का पानी ज़्यादा खारा नहीं होगा, क्योंकि बर्फ़ तो सब नमक है नहीं, वो तो शुद्ध पानी है। वो जब पिघलेगी तो उसके एरिया में पानी थोड़ा सा कम खारा होगा। तो हर जगह अलग अलग होता है, लेकिन बात ये है कि ये खारा क्यों है, इसको हमें समझना है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट भी बनाया गया है। पहला है, वर्षा का पानी चट्टानों को तोड़ता है और घोलता है, खनिज पानी में घुल जाते हैं। जैसे जब बरसात होती है तो ऊंचे स्थानों से पानी नीचे जाता है, यही प्रकृति का नियम है पानी के बहने का। तो मान लीजिए कि पहाड़ों पर पानी बरसा तो पहाड़ों से पानी बहता हुआ अपने साथ पहाड़ों के खनिज को भी लेकर आ रहा है ना। पानी वाहक का काम करता है। पानी मिट्टी भी ले जाता है, कंकड़ पत्थर भी ले जाता है और ले जाकर निक्षेपित करता है कहीं। इसके कारण पहाड़ भी बन जाते हैं, मैदान बन जाते हैं। नदियों द्वारा तो सैकड़ों स्थलाकृतियाँ बनती हैं, भूगोल में आप लोग पढ़ते हैं। तो इन्हीं पानी के साथ इन पत्थरों से सोडियम क्लोराइड या जो भी धातुएँ हैं, जो भी खनिज हैं, वो बह करके निचले स्थानों में आते रहते हैं। और सबसे निचला स्थान क्या है? समुद्र ही है। यानी सारी नदियाँ अंततः समुद्र में ही पहुंचती हैं। एक नदी बड़ी नदी में मिलेगी, फिर वो बड़ी नदी अपनी उससे भी बड़ी नदी में मिलेगी, और लास्ट में सबसे बड़ी नदी कहाँ मिल जाएगी? समुद्र में मिल जाएगी। जैसे चंबल नदी, चंबल नदी किससे मिलेगी? यमुना नदी से। फिर यमुना नदी किससे मिल जाएगी? गंगा नदी से। फिर गंगा नदी आगे जा कर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिल करके मेघना के नाम से पश्चिम बंगाल में फिर समुद्र में यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो इसके साथ जो खारापन है वो अंततः समुद्र में जा रहा है, इसलिए समुद्र का पानी खारा है। पहला रीज़न। लेकिन ये बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, ये रीज़न बहुत छोटा है। यानी और रीज़न अगर ना हो तो कह सकते हैं कि इससे समुद्र का पानी खारा ही नहीं होगा, लेकिन हाँ, खारा तो हो ही रहा है। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरी बात ये देखिए, हाँ, ये तो हो गया वहीं पे कि नदियाँ इन घुले हुए खनिजों को समुद्र तक ले जाती हैं, बात तो हो गई है। सूर्य की गर्मी से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, नमक नहीं उड़ते। जैसे
बहुत बड़े एरिया में क्या है, महासागर है। भाई पृथ्वी के 71% भाग पर जल ही जल है, सिर्फ 29% भाग पर स्थल है। तो 71% जो मतलब सूर्य की रोशनी आ रही है वो पृथ्वी के 71% जल पर पड़ रही है एक तरह से। तो ये जल क्या होता है, वाष्पीकृत होता है। तो जब वाष्पीकृत होगा, वाष्पीकृत का मतलब कि हवाओं के साथ वाष्प बन करके उड़ रहा है, फिर वही वाष्प जा कर के फिर ऊपर बादल बन जाता है और बरसात होती है। तो जो ये वाष्प बन करके जब जल उड़ता है तो ये वाष्प ही उड़ता है, इसके साथ नमक नहीं उड़ता। कुछ रेयर केस में नमक उड़ता है, लेकिन सामान्यतः 99.9% केसेस में नमक या अन्य खनिज पदार्थ पानी के साथ उड़ते नहीं हैं, सिर्फ पानी ही जाता है। तो जब वाष्पीकृत हो रहा है पानी, तो ये पानी नमक वाला नहीं, शुद्ध पानी वाष्पीकृत हो रहा है, फिर वो बादल बन गया। तो जब यहाँ से पानी, साफ पानी ऊपर चला गया तो बचा क्या, यहाँ पे नमक बचा। फिर वो पानी बादल का फिर से बरसात किया तो स्थल मार्गों पर पड़ा, पहाड़ों पर पड़ा। तो स्थल मार्गों के खनिज पदार्थ, सोडियम क्लोराइड, क्षारीय, अम्लीय, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके साथ, वो बह करके, पहाड़ों से बह करके फिर से, और वायुमंडल में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वहाँ भी तो डिस्टर्बेंस है, वो भी वर्षा के पानी के साथ फिर से समुद्र में गिरा। यानी शुद्ध पानी ऊपर गया, नमक छूट गया, और फिर वो नमक ले करके या और अशुद्धियाँ लेकर के फिर से समुद्र में आ गया, जिसके कारण समुद्र में सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है। इसके अलावा लवण समुद्र में जमे रहते हैं और समुद्र का पानी खारा हो जाता है। जिसे उदाहरण के लिए समुद्र जहाँ पर है, समुद्र के नीचे क्या है, जो ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा क्या है, क्रस्ट, भूपर्पटी। और ये भूपर्पटी दो तरह की है, एक महाद्वीपों के नीचे की, एक महासागरों के नीचे की। महाद्वीपों के नीचे की भूपर्पटी ग्रेनाइट की बनी है, महासागरों के नीचे की भूपर्पटी बेसाल्टिक चट्टानों से बनी है। तो वो बेसाल्टिक चट्टानी क्या है, क्षारी तो रखते हैं अपनी स्वाद में, वो क्षारी मिट्टी होती है। तो चूँकि उस पर है, इसलिए वहाँ के भी कण टूट टूट करके किस में मिल रहे हैं, पानी में मिल रहे हैं। तो बहुत विशाल एरिया बेसाल्टिक चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान और बहुत सारे चट्टान घुल करके फिर से पानी में आ रहे हैं, जिस कारण पानी खारा हो रहा है। अच्छा, अब एक प्रश्न ये उठ रहा है कि ये जो पूरा पानी है, जब ये खारा हो ही रहा है, यानी देखा जाए थ्योरिकल, तो ये इसमें खारापन बढ़ रहा है, तो ये बढ़ते बढ़ते एक दिन और ज़्यादा हो जाएगा खारा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ कमी भी आती है। जो इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, कुछ खनिज जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं और कुछ तलछट के रूप में जमा हो जाते हैं। जो इसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं वो विभिन्न खनिज पदार्थों का भक्षण भी कर रहे हैं, और कुछ खनिज पदार्थ फिर से वो तलछटी में जम भी रहे हैं। तो इसलिए जो आ रहा है कुछ मात्रा में निकल भी रहा है, कम भी हो रहा है। इसलिए दूसरी चीज़, ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर तो साफ़ है, तो उसकी शुद्धता के कारण समुद्र का खारापन एक तरह से कम भी हो रहा है, और वाष्पीकरण हो रहा है तो बढ़ भी रहा है। इसके अलावा जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, आपने देखा होगा इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट होता है, भारत के बैरन द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो देखने में लगता है कि ये स्थल भाग पर ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत अधिक मात्रा में ये महासागरों के नीचे भी विस्फोट होता है। जब ज्वालामुखी महासागरों में विस्फोट करता है तो कटक बनते हैं, जैसे अटलांटिक महासागर के बीचों बीच रिज है, कटक है, वो ज्वालामुखी से ही तो है। और चट्टानें एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं, इसलिए भी तो है। तो जो विस्फोट होता है ज्वालामुखी का, उससे जो निकलता है लावा, राख और जो बहुत सारी शुद्धियाँ मिलती हैं, वो भी समुद्र में पानी में मिल जाती हैं, जिसके कारण समुद्र का पानी खारा हो रहा है। तो एक लाइन में समझिए कि समुद्र का पानी खारा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत विशाल क्षेत्र में है और वाष्पीकरण के द्वारा शुद्ध पानी ऊपर जाता है, फिर वो बरसात होकर के अपने साथ बहुत सारी अशुद्धियाँ लेकर के अंततः फिर से समुद्र में चला जाता है, इसलिए खारापन है। और इस खारेपन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। इसी कारण समुद्र का पानी जब ज़मीन पर काफ़ी दूर फैला दिया जाता है तो जो वाष्पीकरण होता है शुद्ध पानी का, बाकी क्या बचता है, खनिज बचते हैं, फिर उनको प्रोसेस करके नमक की प्राप्ति होती है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि तालाब का पानी खारा क्यों नहीं होता। कुछ तालाब के पानी होते हैं खारे, कुछ झीलों के पानी खारे होते हैं, कुछ बहुत मीठी झीलें होती हैं।
नदियों के पानी खारे क्यों नहीं होते? उसका रीज़न ये है कि वो बहुत कम मात्रा है उनकी और वो अस्थाई नहीं है। एक तरफ से आए, एक तरफ से चले गए, निकल गए, उनमें अस्थायित्व तो नहीं है। लेकिन महासागरों का पानी बहुत अस्थायित्व रखता है, वो कम ज़्यादा बहुत कम होता है, बहुत विशाल क्षेत्र है उसका, और ऊपर की सारी चीज़ें अंततः वहीं जा रही हैं ना, और निकल बहुत कम रही हैं। इसलिए तालाब तो एक छोटा सा एरिया रखता है, बहुत न के बराबर, एक बूंद के, महासागर के एक बूंद के बराबर पानी है उसमें, तालाब में। और वो पानी कैसा है? वर्षा का पानी है। वर्षा का पानी तो सबसे शुद्ध माना जाता है, वर्षा का पानी सबसे शुद्ध होता है, तो वही पानी तालाब में है, तो वो खारा कैसे होगा? नहीं होगा। हाँ, बहुत लंबे समय तक अगर टिका रहे तो उसमें अशुद्धियाँ आ जाएंगी। ठीक, तो आज हमने बस यही समझा कि समुद्र का पानी खारा क्यों है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों में शेयर करिएगा और अपना विचार जरूर व्यक्त करिएगा कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।